हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष रोठैया क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग जो है टॉप 30 क्वेश्चंस साइंस के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो आपके ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में जिसमें आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना है जिसमें आप जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो अगर ये वो क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं तो उनके एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। इसका हमने पार्ट 1 जो है आपको बताया था जिसमें 30 क्वेश्चन हमने देखे थे। आज हम लोग जो है पार्ट 2 जिसमें हम 30 क्वेश्चन और देखेंगे और ये लगभग आपका बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। यानी कि हमारे मुख में जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, पाचन क्रिया में देखते हैं, तो हमने पढ़ा था कि मुख में हमारी कुछ ग्रंथियां होती हैं जिसमें आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां होती हैं। तो पूछ रहा है कि जो लार ग्रंथियां हैं उनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है 1 जोड़ी, दूसरा में 2 जोड़ी, 3 जोड़ी या 4 जोड़ी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 3 जोड़ी, यानी कि 3 पेयर्स जो आपके होते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट है। क्योंकि लार ग्रंथियों में हमारी तीन ग्रंथियां होती हैं जो दो होती हैं, मतलब कि 3 लार ग्रंथियां होती हैं और वो एक एक पेयर्स में होती हैं। तो सब मिला के 3 जोड़ी अर्थात 6 हमारी 6 लार ग्रंथियां होती हैं जो हमारे मनुष्य मुख में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, कृमि रूप परिशेष का भाग है। कृमि रूप परिशेष का पहले तो ये समझते हैं इसको कहते हैं किसको है। ये कृमि रूप परिशेष का अर्थात अपेंडिक्स की बात कर रहा है। अपेंडिक्स भाग है, किसका भाग है? ऑप्शन नंबर 1 क्षुद्रांत, ऑप्शन सेकंड वृद्धांत, तीसरा आपका सीकम, चौथा कोलन। इसमें अगर हम देखें तो सब है हमारे इंटेस्टाइन की भाग है, यानी क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन, वृद्धांत लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम एंड कोलन ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। तो कृमि रूपी परिशेषिका जो होती है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सीकम, यानी कृमि रूप परिशेषिका ये सीकम का भाग है। अगला प्रश्न है आपका, ग्रास नाल द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है। ग्रास नाल अर्थात कि हम जब भोजन निगलते हैं तो हमारे गले में ओसोफेगस जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे एक जो है कार्टिलेजी रचना पाई जाती है। उस रचना को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए का आपका एपिफैक्सी, एल्विलाई, एपिग्लॉटिस एंड श्लेष्मा आवरण। ठीक, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद आपका अगला प्रश्न संख्या 4, यकृत परिवर्तित करता है। तो जो यकृत है वो परिवर्तित करता है। ऑप्शन है आपके अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को शर्करा में, अमोनिया को वसी अम्ल में या अमोनिया को नाइट्रोजन में। यकृत अर्थात लीवर, तो लीवर जो है आर्निथीन प्रोसेस के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, यूरिया यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यकृत जो होता है, लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और ये जो यूरिया होता है ये हमारे यूरिन के साथ में उत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है, यानी कि जो दुग्ध ग्रंथि का रूपांतरण होता है वो किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो इसमें दिया ऑप्शन श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, जठर ग्रंथि या लार ग्रंथि। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका श्वेत ग्रंथि, यानी कि जो हमारी दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण होता है। ठीक, अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन आप पहले देखें, हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है? हीमोग्लोबिन ये हमारा ब्लड यानी रक्त में पाया जाता है, जो हमारी आरबीसी होती है उसमें ये पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन दिया उत्सर्जन, वृद्धि, पाचन एवं श्वसन। तो जैसे हमने अभी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन की बात की, तो इसका परिवहन हम किसके द्वारा करते हैं? श्वसन क्रिया के द्वारा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका श्वसन, अर्थात जो हमारा हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो श्वसन क्रिया में। अगला प्रश्न,
बोमन संपुट भाग है। बोमन संपुट यानी कि बोमन कैप्सूल, ये किसका भाग है? तो एक दिया आपका अग्न्याशय वाहिनी का, दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि का, पित्त वाहिनी का एवं वृक्क का। तो अग्न्याशय वाहिनी यानी पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज में तो ये नहीं पाया जाता। प्रोस्टेट ग्रंथि इसमें भी नहीं पाया जाता। पित्त वाहिनी का, ठीक है, यानी कि गाल ब्लैडर जो है उसमें भी ये नहीं पाया जाता। तो बचता हमारा लास्ट वृक्क या किडनी जो है। किडनी क्योंकि ये उत्सर्जन क्रिया के द्वारा यूरिन का निर्माण करती है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि बोमन कैप्सूल जो है ये हमारे ब्लड को लाता है, जिसमें ब्लड फिल्टर होने के बाद फिर जो है आगे असेंडिंग हेनले लूप डिसेंडिंग हेनले लूप के द्वारा जो है यूरेथ्रा से फिर ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के द्वारा फिर यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो बोमन कैप्सूल है यानी बोमन संपुट, यह हमारा वृक्क अर्थात किडनी में पाया जाता है। अगला प्रश्न 8, आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं। ये आपको है यानी आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका पाचन, दूसरा क्रमानुकंचन, तीसरा अवशोषण या परिसंचरण। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्रमानुकंचन, या इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इसको जो है हम क्रमानुकंचन कहते हैं और इसी के द्वारा होता है। और इस क्रिया में जैसे ही जब हम फूड की अगर बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से आपका जो है भोजन जो है मूव करता है यहाँ से आगे, ठीक है, यानी इस तरह से आपकी ओसोफेगस मूवमेंट करती है और फूड जो है आगे बढ़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम की बात करें जब हम डाइजेशन में पढ़ते हैं तो हमारा एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, तो उसका पूछ रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है यानी किस पे क्रिया करता है। ठीक, तो ऑप्शन 1 प्रोटीन, दूसरा आपका वसा, ठीक है, तीसरा स्टार्च एवं चौथा आपका लवण। तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये फैट अर्थात वसा के पाचन में भाग लेता है। ठीक, यानी उसमें जो है ये क्रिया करता है वसा के डाइजेशन में। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने अणुओं का लाभ होता है? अणुओं यानी यहाँ एटीपी की बात करें, एटीपी अणुओं का लाभ होता है। कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो ग्लाइकोलिसिस में हमारा जो है 8 अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोलिसिस, ये क्रिया जो हमारा ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य में कंप्लीट होती है और इस क्रिया में जो है जब जैसे ही कंप्लीट होता है तो 8 एटीपी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, यानी हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उस ब्लड को शरीर के अन्य भागों में ले जाने में कौन सी धमनी या सिरा या महाशिरा, कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखना है। इसमें ऑप्शन दिया महाशिरा, सिराएं, दायां निलय और महाधमनी। तो जो शुद्ध रक्त होता है उसको शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए महाधमनी, ओर्टा, ठीक है, इसी को हम ओर्टा कहते हैं, ओर्टा जो होती है वो हमारी मुख्य रूप से भाग लेती है। ठीक है, तो शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने के लिए महाधमनी मुख्य रूप से भाग लेती है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अभी हमने बताया आपको ग्लाइकोलिसिस जब कंप्लीट होती है तो इसमें 8 एटीपी का निर्माण होता है और ये कंप्लीट होती है हमारे ग्लाइकोलिसिस में। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 13, डिक्सन एवं जोली संबंधित है। डिक्सन और जोली ये किससे संबंधित है? तो ये जो है आपके रसारोहण क्रिया से संबंधित है, यानी रसारोहण में कैसे होता है ये प्रोसेस, उसके लिए इन्होंने जो थियरी प्रपोज की थी, ठीक है, तो इसीलिए ये पूछा गया है कि रसारोहण यानी डिक्सन एवं जोली किस थियरी से रिलेटेड है। तो रसारोहण जो क्रिया है उसको जो है डिक्सन और जोली ने प्रपोज किया था। अगला प्रश्न है, यकृत स्रावित करता है। यकृत यानी लीवर के द्वारा किस चीज का निर्माण होता है? ऑप्शन 1 लार, जठर रस, अग्न्याशय रस या पित्तरस। तो यकृत जो है हमारा पित्तरस, ठीक है, यानी बाइल जो उसका सिक्रीशन करता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पाद क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया में प्रोडक्ट कौन सा बनता है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन, सेकेंड आपका वसा, तीसरा स्टार्च, चौथा खनिज लवण। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो स्टार्च अर्थात मंड, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आपका, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। एमाइलेज एंजाइम जो है वो किसके पाचन में हेल्प करता है? तो एमाइलेज जो होता है हमारा
कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। कि जैसे ही फूड को जो है माउथ के द्वारा इनगल्फ करते हैं, मतलब माउथ से जैसे ही माउथ में रखते हैं मुख में, उसके बाद चबाते हैं, तो हमारी जो सलाइवा होती है, लार ग्रंथियाँ जो होती है वो सलाइवा का निर्माण करती है। उस सलाइवा में जो है एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, अर्थात जो है एमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। अगला प्रश्न, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, पित्त रस का निर्माण होता है, यानी बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, तभी हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि पित्त रस लीवर के द्वारा बनता है, तो अर्थात लीवर या यकृत जो करेक्ट आंसर होगा आपका यकृत। पित्त रस का निर्माण हमारा यकृत के द्वारा होता है। ठीक है, अग्न्याशय से हमारा अग्न्याशयी रस, पित्त रस का निर्माण और देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया पित्ताशय, पित्ताशय में निर्माण नहीं होता, पित्ताशय में पित्त रस जो है बचा रहता है और यकृत में बनता है। ठीक है, यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश अभिक्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है या प्रकाश फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पौधों के किस भाग में होती है। सभी जानते हैं नॉर्मली पत्तियों में होता है, हरे वाले भाग में, तो पत्तियों के किस भाग में, तो पत्तियों में भी हरित लवक होता है और हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में होते हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, यानी हरित लवक के क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना थैलोकाइट्स वाले पार्ट्स में हमारा जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न, ग्लाइकोजिनेसिस क्रिया में बनता है, तो ग्लाइकोजिनेसिस जैसे सबसे ही पता चल रहा है, ग्लाइकोजिनेसिस में हमारा ग्लाइकोजन का निर्माण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, यूरिया का संश्लेषण होता है, तो यूरिया हमारी कहाँ पे बनती है, किडनी नहीं, यकृत में बनेगा, लीवर में। लीवर जो है आर्निथिन प्रोसेस के द्वारा जो है ये यूरिया का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रेना में क्या बनते हैं, तो ऑप्शन 1 एटीपी तथा NADP 2H, दूसरा आपका एटीपी तथा ग्लूकोज, तीसरा एटीपी तथा NADP 2H या सभी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, एटीपी तथा NAD2H का निर्माण जो है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा की मुद्रा क्या है। ठीक है, जैसे हमने देखा कोशिका का विद्युत घर माइटोकांड्रिया को कहते हैं, तो उसी तरह से माइटोकांड्रिया जो है एटीपी का निर्माण करती है और एटीपी जो है मुद्रा है, ऊर्जा, यानी ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित होती है, तो उसी को मुद्रा दिया गया है कि ऊर्जा का जो मेन रूप है वो किस रूप में होगा। ठीक है, तो कोशिकीय प्रक्रमों में जो ऊर्जा होती है वो हमारे एटीपी रूप में रहती है, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर 3 एटीपी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा की मुद्रा है एटीपी। अगला प्रश्न है, लसिका में नहीं पाया जाता, ये क्वेश्चन आपका 2000 यानी पिछले साल में भी पूछा गया था, लसिका में नहीं पाया जाता, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका लाल रुधिराणु या RBC, रेड ब्लड कार्ड सेल्स, तो लसिका जो होती है उसमें ये एब्सेंट होता है, बाकी सभी जितने पदार्थ होते हैं ये पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 25, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी पौधों में जो है जाइलम, या आपने 9th में भी पढ़ा होगा 9th की क्लास में कि जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम जो होता है क्या करता है, ये जल का वहन करता है, और फ्लोएम जो होता है ये जो हमारे खाद्य पदार्थ यानी जो भोजन होता है उसका परिवहन में हम मदद करता है। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका जल का वहन, यानी जल के स्थानांतरण में जाइलम का मुख्य रोल होता है। अगला प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, अर्थात जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों आपके करेक्ट होंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो 4th होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए ये तीनों उपयोगी होते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, ATP तथा NADP2H का निर्माण होता है,
क्वेश्चन नंबर आपका 27। तो इस एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है। तो भाई जैसे हमने अभी देखा माइटोकांड्रिया जो कोशिका का पावर हाउस या विद्युत घर कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो माइटोकांड्रिया, ये यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न, मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा पीयूष ग्रंथि, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड, कोई मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनिषेक फलन को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन है, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें जो है बिना निषेचन के ही फल का फ्रूट का निर्माण होता है, उसको अनिषेक फलन बोलते हैं या पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया में कौन सा हार्मोन्स भाग लेता है, मुख्य रूप से कार्य करता है? तो इस क्रिया जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 जिब्रेलिन। ये जो हार्मोन्स होता है ये हमारा अनिषेक फलन को प्रोत्साहित करने में उपयोग होता है। ठीक, अगला एवं लास्ट प्रश्न है आपका, मादा हार्मोन्स कहलाता है। मादा हार्मोन्स किसको कहते हैं? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन होता है ये मादा हार्मोन्स होता है, और जो एंड्रोजन होता है ये हमारा नर हार्मोन्स, यानी कि पुरुषों में एंड्रोजन का सिक्रीशन होता है, मादा महिलाओं में जो है एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 30 बायोलॉजी से रिलेटेड अर्थात साइंस के क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। तो बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए मनीष रुठैया क्लासेस। जय हिंद।